मुझे सड़क किनारे एक बच्ची मिली जो रोए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली मेरी माँ बीमार है और उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसके फटे कपड़े देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसके लिए फल लिए और उसके साथ उसके घर जाने लगा। तो आसपास के लोग कहने लगे यह भी मरेगा। मुझे लोगों की बात समझ ना आई और जैसे ही मैं उस बच्ची के साथ घर में दाखिल हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि क्या बात है बेटा, आप यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हुई है और इतना क्यों रो रही है? मैं ऑफिस से वापस घर आ रहा था जब रास्ते में मुझे एक बच्ची दिखाई दी। वह बहुत मासूम और प्यारी सी लग रही थी, लेकिन काफी ज्यादा गरीब भी लग रही थी। उसके हुलिये से ही बदला बदहाली टपक रही थी। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने मासूम चेहरे के साथ कहा, मेरी माँ बीमार है और उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं उसके करीब हुआ तो देखा कि उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में आंसू थे और बाल बिखरे हुए थे। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस छोटी सी जान के कंधों पर उम्र भर के दुख रख दिए गए हो। उसकी आंखों में भूख भी थी और बेबसी भी। मैंने उसका हाथ थामा और पास की रेहड़ी से जाकर फल लिए। मैंने कहा, आपकी माँ बीमार है तो मैं उनके लिए दवा भी ले दूंगा और आपके लिए यह देखो काफी सारे फल भी ले आया हूँ। आपको जो खाना है मुझे बता दो, मैं आपको वह भी ला देता हूँ। बच्ची ने झिझकते हुए छोले भटूरे की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। मैंने उसे छोले भटूरे लेकर दिए। वह जल्दी जल्दी छोले भटूरे खाने लगी। उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वह भी कई दिन से भूखी हो। हर निवाला वह ऐसे खा रही थी जैसे कहीं कोई छीन ना ले। उसके छोटे मोटे हाथ कांप रहे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि शहर की चमकती सड़कों पर कितने लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन शायद किसी की नजर इस बच्ची पर ना पड़ी हो। उसके छोले भटूरे खाने और मेरे फल खरीदने में शाम हो गई थी। आसमान पर हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और फिर धीरे धीरे रात का अंधेरा चारों तरफ उतरने लगा। बाजार की रोशनियों में एक अजीब सा शोर था, मगर इस शोर में भी मुझे इस बच्ची की खामोशी साफ महसूस हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो उसने एक कच्ची सी बस्ती की तरफ इशारा कर दिया। मैंने उस तरफ देखा तो वहां अंधेरा ज्यादा था और रास्ते भी सुनसान दिखाई दे रहे थे। दिल में एक पल के लिए हिचकिचाहट आई, मगर फिर मैंने सोचा कि इस बच्ची को अकेले घर भेजना ठीक नहीं। मैंने उससे कहा, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वह खामोशी से मेरे साथ चलने लगी। उसके कदम छोटे थे लेकिन वह तेजी से चल रही थी, जैसे उसे घर पहुंचने की जल्दी हो। हम जैसे ही कच्ची आबादी की तरफ बढ़े तो कुछ लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। वह कहने लगे, पागल हो गए हो क्या, उस तरफ मत जाओ। तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या क्या हादसे होते रहते हैं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन फिर तो मेरा इस बच्ची को घर छोड़कर आना और भी जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ संदिग्ध हादसे होते रहते हैं तो इस बच्ची की जान भी खतरे में है। मेरी बात सुनकर लोगों ने मुझे और समझाने की कोशिश की। उनके चेहरों पर डर भी था और अजीब सी परेशानी भी। कोई कहता वापस चले जाओ तो कोई धीमी आवाज में कुछ और बताने की कोशिश करता, मगर मैंने किसी की बात पूरी तरह नहीं सुनी। मैं हमेशा वही किया करता था जो मेरा दिल कहता था। मेरे अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी
और मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकता था। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो वह मेरी उँगली मज़बूती से पकड़े हुए थी, जैसे उसे मुझ पर विश्वास हो गया हो। लोग पीछे से कहने लगे, "यह भी मरेगा जैसे पहले लोग।" उनकी यह बात मेरे कानों में गूंजी, मगर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि उनके स्वर में अजीब सी गंभीरता और डर छुपा हुआ था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वह किसी वहम का शिकार है। हम आगे बढ़ने लगे तो रास्ता संकरा होता गया। गलियां कच्ची थी और जगह-जगह पानी जमा था। कहीं हल्की रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे और कहीं पूरा अंधेरा था। हवा में नमी थी और खामोशी ऐसी कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। इस कच्ची आबादी में दाखिल होते ही माहौल कुछ अजीब लगने लगा। जो भी इंसान नजर आता वह अजीब नजरों से मुझे देखता। इन नजरों में सवाल भी थे और चेतावनी भी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ हर इंसान किसी राज से वाकिफ है, मगर कोई इसे जबान पर नहीं लाना चाहता। एक पल के लिए मेरा दिल कांप गया। मैंने सोचा शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, मगर फिर फौरन ही इस बच्ची का ख्याल आया और मैंने खुद को मजबूत कर लिया। बच्ची खामोशी से मेरे साथ चलती रही। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। उसके चेहरे पर ना डर था ना हैरत, बल्कि अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी उम्र से कहीं बढ़कर लग रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या तुम यहाँ रोज अकेले आती जाती हो? तो उसने हल्के से सिर हिलाया सिर हिला दिया। उसका यह जवाब मेरे दिल को और भी भारी कर गया। मैं सोचने लगा कि दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर वह एक पुराने और झज्जर घर के सामने रुक गई। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, अंकल यही मेरा घर है। घर की दीवारें मिट्टी की थी और दरवाजा पुराना सा था। चारों तरफ खामोशी थी। मैंने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा तो रात पूरी तरह छा चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। बच्ची ने मेरी तरफ देखकर कहा, अंकल आप मेरे साथ अंदर चले ना। मैंने थोड़ा सा सोचा, मगर फिर उसकी बात मान ली। मैंने यही सोचा था कि बच्ची की माँ से मिल लूंगा। अगर वह ज्यादा बीमार हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाऊंगा या फिर कम से कम दवाओं का इंतजाम कर दूंगा। मेरे दिल में यही ख्याल था कि शायद मेरी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी आसान बना दे। जैसे ही मैंने दरवाजे के पास कदम रखा तो दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। ना जाने क्यों माहौल और भी खामोश लगने लगा। बच्चे ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से हल्की सी ठंडी हवा निकली। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा तो गली सुनसान थी। मैंने खुद को फिर संभाला और दिल ही दिल में सोचा कि इंसानियत का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो डर की कोई जगह नहीं रहती। मैं बच्ची के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि किसी बीमार माँ की मदद करनी है। मैंने यही सोचा कि इस बच्ची के चेहरे पर जो परेशानी और भूख देखी है, शायद उसका हल आज मेरे हाथों से हो जाए। मैं अंदर कदम रखता गया और दिल में एक प्रार्थना भी चलती रही कि ईश्वर करे सब ठीक हो। मैं इधर उधर देखने लगा। बच्ची की माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह बच्ची मुझे पुराने से कमरे की तरफ लेकर चली गई, मगर जैसे ही सामने मेरी नजर पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने घबरा कर कमरे से बाहर निकलना चाहा, मगर अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं पीछे मुड़ा था, लेकिन तभी मेरे सिर पर एक भारी चोट लगी।
दर्द की लहर मेरी गर्दन तक पहुंच गई। फिर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने होश को काबू में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग पर ऐसी बेहोशी छाई कि मुझे किसी भी चीज का होश न रहा। मैं लहरा कर जमीन पर गिरा और इस दुनिया से जैसे मेरा नाता ही टूट गया। मुझे मालूम नहीं था कि कितना समय बीता और कितना नहीं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने धुंधला सा दृश्य नजर आया। मैंने याद करने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ था, मगर दिमाग पर दर्द की एक ऐसी लहर उठ रही थी कि हर सोच बिखर जाती थी। खुद को अस्पताल के कमरे में देखकर मैं चौंक गया। हाथ उठाकर सिर पर लगाया तो पट्टी बंधी हुई महसूस हुई। मेरे मुंह से कराह निकली, गला सूखा था और शरीर में अजीब सी कमजोरी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों में से मैं किसी गहरी खाई में गिरा हुआ था और अब मुश्किल से वापस निकला हूँ। मेरी पत्नी शायद बाहर गई हुई थी। मेरे कराने की आवाज सुनकर फौरन भागती हुई मेरे पास आई और मुझे होश में देखकर एकदम मेरे गले लग गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। भगवान का शुक्र है राजवीर, तुम्हें होश आ गया, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। यह कहते हुए वह एकदम से रो पड़ी थी। मैंने उन्हें अपने साथ लगाया और थके हुए स्वर में पूछा, मुझे हुआ क्या था? वह मेरी तरफ देखकर गहरी सांस लेने लगी, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर धीरे धीरे बोली कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब तुमने काम से आने में काफी देर कर दी तो मैंने तुम्हारे नंबर पर फोन किया, मगर फोन तुम्हारे बजाय किसी और ने उठाया। उसने बताया कि तुम कच्ची आबादी वाली साइट पर बने हुए सरकारी अस्पताल में हो। मैंने भाई साहब को साथ लिया और फौरन ही अस्पताल पहुंची। तुम्हारे साथ एक बच्ची के अलावा कोई नहीं था और मेरे लाख पूछने पर भी उस बच्ची ने कुछ नहीं बताया कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम बेहोश थे और किसी को कुछ पता नहीं था। तुम्हें अस्पताल पहुंचाने वाले लोग भी वापस चले गए। भाई साहब ने तुम्हें सरकारी अस्पताल में से डिस्चार्ज करवाकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया और आज तुम्हें 3 दिन बाद होश आया है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मुझे जैसे झटका लगा। यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पूरे 3 दिन बाद होश में आया हूँ। मेरे लिए वह पल अभी भी एक धुंधला सा दृश्य था, जो आंखों के सामने बार बार उभर कर गायब हो जाता था। मैंने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। दिमाग में के पर्दे पर वही दिल फिर से लहराया। एक मासूम बच्ची का चेहरा, उसकी भीगी हुई आंखें, पुराना कमरा और फिर अचानक वह दृश्य जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उस बच्ची की माँ मेरे सिर पर डंडा मार चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हैरानी से सोचा कि अगर वह लोग अपराधी थे तो उन्होंने मेरा मोबाइल या बटुआ तक क्यों नहीं लिया। मेरे पास मौजूद सब चीजें सुरक्षित थी। ऐसा लग रहा था जैसे मकसद लूटपाट का नहीं था, बल्कि कुछ और था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगा। मैंने पत्नी की तरफ देखा, जो अभी तक मेरी हालत देखकर चिंतित थी। कमरे में हल्की सी दवा की गंध फैली हुई थी। मशीन की हल्की आवाज और बाहर आते जाते कदमों की छाप एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। मेरे सिर में भारीपन था। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की तो चक्कर सा आया, मगर दिल में एक बेचैनी थी जो मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। मैंने फौरन ही उठने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे उस कच्ची आबादी में जाना है
मेरी बात सुनते ही मेरी पत्नी का चेहरा बदल गया। वह घबरा कर मेरे पास आ गई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसी समय भाई साहब भी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुझे उठने की कोशिश करते देखा तो कठोर स्वर में कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी अपनी हालत देखो, मुश्किल से होश आया है और तुम फिर उसी जगह जाने की बात कर रहे हो जहां से तुम्हारी आधी जान निकली हुई मिली थी। मैंने कहा कि मुझे जानना है मेरे साथ क्या हुआ था। वो लोग कौन थे? वह बच्ची कौन थी? भाई साहब ने गहरी सांस ली और कुर्सी खींच कर बैठ गई। उन्होंने धीरे मगर कठोर स्वर में कहा कि जो भी हुआ वो बात की बात है। हमें कितनी मुश्किल से वे पुलिस को शांत करवाना पड़ा है। यह हमें पता है। हम कोई नया तमाशा नहीं चाहते। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो कम से कम अपने घर वालों का ख्याल करो। उनकी बातों में गुस्से से ज्यादा डर था। शायद वह वाकई डर गए थे कि कहीं बात बढ़ ना जाए। मेरी पत्नी ने भी भीगी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि 3 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हर पल यही लगता था कि कहीं तुम वापस न आ सको। अब जब तुम ठीक हो रहे हो तो दोबारा खुद को खतरे में मत डालो। मैं चुप हो गया। दिल में बहुत सारे सवाल थे मगर शरीर की कमजोरी और सबके चेहरों पर फैली रह परेशानी ने मेरी जुबान रोक दी। मैं दोबारा बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गया। कमरे की सफेद दीवारें मुझे खाली सी लगने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई राज मेरे सामने खड़ा हो मगर मैं उसे छू भी नहीं सकता। सिर में हल्का सा दर्द दोबारा उभरने लगा और आंखों के सामने वही मासूम बच्ची का चेहरा घूम गया। मैंने एक गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। पत्नी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया जैसे मुझे ढांढस बंधा हो। भाई साहब चुप बैठे रहे। कमरे में कुछ देर के लिए सिर्फ मशीन की आवाज रह गई थी। मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था मगर मैं जानता था कि उस समय बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। शायद समय के साथ सब कुछ साफ हो जाए या शायद यह राज हमेशा राज ही रहे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस बात को इस तरह नहीं जाने दूंगा। अगले दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैं घर वापस आया और कुछ दिनों में ठीक होने के बाद दोबारा बिना किसी को बताए उस कच्ची आबादी में पहुंच गया और सीधा जाकर उसी मकान का दरवाजा खटखटाया जहां पर वह छोटी बच्ची मुझे लेकर गई थी। दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरे दिल की धड़कन सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थी। शाम ढल रही थी और कच्ची आबादी की गलियां वैसी ही सुनसान लग रही थी जैसी उस रात थी। कुछ देर तक खामोशी रही फिर दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। सामने वही छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और पहचान की हल्की सी झलक भी। मुझे देखकर वह एक कदम पीछे हटी जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आई मगर दिल में एक अनजाना डर भी जागा कि ना जाने इस दरवाजे के पीछे आज क्या सच्चाई छुपी हो। मैं भी कुछ बोलने ही लगा था कि अचानक अंदर से एक मध्यम मध्यम आयु का आदमी तेजी से आया और उसने बच्ची का हाथ पकड़कर नरमी से पीछे कर लिया। उसने मुझे ध्यान से देखा फिर धीरे आवाज में बोला, आप शायद वही है जो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अफसोस सा उभरा और वह बोला, भाई यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा एक तरफ चलें। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हम घर से थोड़ा हटकर खड़े हो गए। बच्ची दरवाजे के पास खामोशी से हमें देख रही थी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया,
कि इस घर में रहने वाली महिला पहले ऐसी नहीं थी। उनके पति 1.5 साल पहले अचानक चल बसे। पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें संपत्ति से निकाल दिया और दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी छोटी बेटी को लेकर यहाँ बसी। शुरू में वह शांत और शालीन महिला थी, मगर यहाँ के लोग कुछ लोग उन्हें तंग करते रहे। कभी धमकियां देते, कभी मजाक उड़ाते। धीरे-धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और वह मानसिक तनाव का शिकार हो गई। अब उनका हाल यह है कि अगर कोई भी अचानक घर में आ जाए, तो वह घबरा कर हमला कर देती है। शायद इसी वजह से आपके साथ भी वह हादसा पेश आया। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मेरे दिमाग में उस रात का दृश्य फिर ताजा हो गया। एक पल के लिए मुझे उस औरत का पर गुस्सा आया था, मगर अब दिल में सिर्फ दर्द था। मैंने सोचा कि एक बेसहारा औरत जिसे जिंदगी ने हर तरफ से तोड़ दिया हो, वह आखिर कब तक खुद को संभाल सकती है। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने इस घटना को एक राज समझा, जबकि हकीकत एक दर्दनाक कहानी थी। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या इनका कोई इलाज नहीं करवाया गया? वो हल्का सा हंसा, जिसे यह सवाल उसने कई बार सुना हो। बोला, यहाँ कौन किसका इलाज करवाता है? लोग तो बस बातें करते हैं और डरते रहते हैं। वह महिला किसी से मदद नहीं मांगती और ना किसी पर भरोसा करती है। बस यही बच्ची है जो उन्हें संभाले हुए है। मैं कुछ पल खामोश रहा। फिर मैंने बच्ची की तरफ देखा, जो अब भी दरवाजे के पास खड़ी हमें ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो पहली बार मैंने सड़क किनारे देखी थी। मेरे दिल में अचानक एक फैसला पैदा हुआ। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं उनकी मदद करना चाहूँ, तो क्या वह मान जाएगी? उस आदमी ने कंधे उचकाए और बोला, कोशिश करके देख लीजिए। शायद ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए भेजा हो। अगले कुछ दिन मेरे लिए आसान नहीं थे। मैं रोज वहां जाता, पहले दरवाजे से ही बात करता, फिर धीरे धीरे वह महिला मुझे पहचानने लगी। उन्हें विश्वास दिलाने में समय लगा कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। आखिरकार मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम किया। इलाज शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने हैरानी से देखा कि जो महिला सबके लिए डर का कारण बन चुकी थी, वह दरअसल एक घायल आत्मा थी। मैंने अपने घर के पीछे की तरफ एक छोटा सा किराए का मकान ढूंढा और इन दोनों माँ बेटी को वहां शिफ्ट कर दिया। हर महीने का किराया मैं खुद देने लगा। मेरी पत्नी ने भी उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। शुरू के दिनों में वह महिला खामोश रहती थी, मगर कुछ हफ्तों बाद उनके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। बच्ची अब पहले से ज्यादा हंसने लगी थी और खेलती हुई दिखाई देती थी। मुझे महसूस होने लगा कि शायद जिंदगी कभी कभी दूसरा मौका देती ही है। कुछ महीने बीतते ही महिला की हालत काफी अच्छी हो गई। डॉक्टर ने भी कहा कि सही माहौल और इलाज ने बहुत फर्क डाला है। मैंने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी ताकि वह खुद को व्यस्त रख सके। वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही थी। एक दिन उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि वह अपने पति की छोड़ी हुई संपत्ति एक दिन कानूनी तौर पर वापस लेंगी। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय नजर आया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि समय लगेगा, मगर आप जरूर कामयाब होंगी। उन्होंने खामोशी से सिर हिला दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसानियत का एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।
शाम के समय जब मैं अपने घर के आंगन में खड़ा था, तो वही छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और हंसते हुए बोली, अंकल माँ आप नहीं डरती। उसकी आवाज में खुशी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा जहां हल्की रोशनी फैल रही थी। मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। वह रात जो कभी मुझे डराता था, अब एक सबक बन चुका था। मैंने सोचा कि शायद जिंदगी का असली हुस्न यही है कि अंधेरी कहानियों का अंत भी कभी ना कभी जल उजाले में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एस के की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।